स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनली एग्ज़ाम पे। आज से हम सभी पढ़ेंगे पॉलिटी, है ना। तो पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारा, मतलब जो क्या बोलता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, है ना। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले राज्य व्यवस्था का उद्भव, मतलब जो आपका हमारा पॉलिटी है इसका विकास कैसे हुआ। तो बोला जाता है कि सबसे पहले पॉलिटिकल फिलोसफी राजनीतिक दर्शन का विकास हुआ। कहाँ पे इसके जनक ग्रीक देश माना जाता है ना। ग्रीक जिसे यूनान भी बोला जाता था उस समय पहले। ग्रीस देश कहाँ पे, यूरोप में। इसकी राजधानी कहाँ होती थी, एथेंस में, है ना। तो इसके जो बोला जाता है सबसे पहले जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है या राजनीतिक दर्शन, इसके बारे में सबसे पहले जो विचार देने वाले थे उनका नाम क्या था, सुकरात, है ना। सुकरात ने कोई बुक नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारा जो ऐसा एविडेंस दिया था, है ना, जिससे समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। सुकरात को शिष्य कौन थे, प्लेटो एक यूनानी थे वो भी, है ना, क्योंकि सुकरात भी यूनानी थे तो उनका चेला भी यूनानी होगा, है ना। फिर आपका प्लेटो का दो चेला हुआ, है ना। एक आपका है जो आगे चल के जिसका नाम है अरस्तु, है ना। तो प्लेटो ने क्या क्या इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया और बुक लिखा, है ना। तो इसका जो इंस्टीट्यूशन है एकेडमी के बारे में बताया, द एकेडमी के बारे में बताया। और फिर आपका बुक लिखा आपका कौन सा, रिपब्लिक, है ना। तो इसका एक चेला था प्लूटो का चेला। सुकरात का चेला कौन हुआ, प्लूटो का चेला हुआ अरस्तु, है ना। तो अरस्तु जो था प्लूटो का चेला था, तो इसने राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है ना। तो अरस्तु को मूल रूप से किससे क्या माना जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक। इसने पॉलिटिक्स नाम का एक किताब लिखा ना। इसका जो गुरु था जो आपका प्लूटो था, प्लूटो कौन सा किताब लिखा था, द रिपब्लिक। जबकि अरस्तु है वो कौन सा किताब लिखा था, पॉलिटिक्स नाम का, है ना। इसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर बोला जाता है ना। तो अलेक्जेंडर थर्ड इसका नाम था एक, और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोला जाता है। दार्शनिक नहीं था ये, क्या था, सिकंदर जो था वो फिलोसफर नहीं था अपने गुरु के जैसा, अरस्तु के जैसा, और गुरु के गुरु मतलब प्लूटो के जैसा। प्लूटो के गुरु कौन था, सुकरात के जैसा नहीं था। ये क्या था, एक महान योद्धा था, है ना, एक महान शासक था। तो अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग वापस से जान लेते हैं कि राजनीतिक दर्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजनीतिक दर्शन। तो बोला जाता है कोई भी विषय जो है उसके बारे में पहले सोच कर, अनुभव करके, दर्शन जो होता है जो उसके बारे में जो विचार रखते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि देखो जी हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना, लेकिन उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे दोस्त को आप सुनते होंगे कि ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो जी, है ना। तो इसका क्या मतलब, उसने जब विचार अपना रख रहा है तो उसके विचार को हम लोग इग्नोर करते हैं, है ना। और उसके बाद को क्या बोलते हैं कि ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, मीन्स वो अपना दर्शन बता रहा होता है, अनुभव बता रहा होता है, सोच बता रहा होता है, लेकिन उसके पास एविडेंस नहीं होता, है ना। तो देखिए जब हमारे पास कोई भी जो फिलॉसफी है उसके बारे में जब एविडेंस मिल जाता है या प्रूफ मिल जाता है तो उसको हम लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं ना। सबूत मिल जाता है तब वह क्या बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। तो देखिए पहले पॉलिटिकल फिलॉसफी था, है ना, उसके बारे में जब प्रूफ आया तो वो पॉलिटिकल साइंस बन गया, जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं ना। और राजनीतिक विज्ञान का ही एडवांस फॉर्म है क्या, पॉलिटी का मतलब क्या हुआ, जब हम पॉलिटिकल साइंस के इंफॉर्मेशन को जब डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं ना तो वो पॉलिटी बन जाता है, राज व्यवस्था बन जाता है। जब कानून में देश को चलाने के लिए, है ना, राजा महाराजा, देश के प्रधानमंत्री, है ना, इलेक्टेड पर्सन के द्वारा, है ना, डेमोक्रेसी में या फिर ऑटो डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में जब उस सिस्टम को अपनाया जाता है लोगों के से जनसेवा के लिए, तो वो क्या हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है। किसी भी स्तर पे हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा सकता है या बिना ऑर्गेनाइजेशन के भी द्वारा हो सकता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें सुकरात का चेला कौन था, प्लेटो का चेला था कौन था, अरस्तु, है ना। अरस्तु का चेला कौन था, सिकंदर था। तो बोला जाता है इसमें ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन में, बताइए इनमें से कौन है जो आपका फिलोसफर नहीं है। तो सुकरात दे देगा, प्लेटो दे देगा, अरस्तु दे देगा, सिकंदर दे देगा, है ना। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु क्या था, फिलोसफर था, दार्शनिक था। लेकिन सिकंदर क्या था, राजा था, योद्धा था, है ना। तो यूनानी था, ये सभी का सभी कौन था, यूनानी, दार्शनिक। सिकंदर को छोड़कर सभी क्या था, दार्शनिक। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब जो हमारे पास राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, पॉलिटी को दो भाग में बांटा गया है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जानते हैं हम लोग। किसके बारे में जानेंगे, भारत में रहते हैं, है ना। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो भारत के बारे में ही जानना जरूरी है। तो देखिए जो पॉलिटी है उसका दो पार्ट होता है, पहला स्टेट होता है और दूसरा सिस्टम होता है, मतलब राज्य और व्यवस्था। राज्य व्यवस्था है दो पार्ट से मिलकर बना है, राज्य और व्यवस्था मतलब स्टेट और सिस्टम, है ना। तो स्टेट क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका के देश उरुग्वे की राजधानी मेरिबिडोनिया में क्या होता है, आयोजित हुआ था मोटे मोरे वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1933 में, है ना।
जो राज्य के तत्व के बारे में बताया, बोला कि वो क्या होता है, अगर कोई स्टेट होगा तो स्टेट का जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जो मुख्य तत्व होगा वो क्या क्या होगा, राज्य का तत्व होगा। तो सबसे पहले एक एरिया होना चाहिए, है ना, कोई फिक्स एरिया होना चाहिए। दूसरा जनसंख्या भी होना चाहिए, है ना। और तीसरा गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। और चौथा सोवरेनिटी होता है। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुत्व होता है, उस देश के ऊपर किसी दूसरे देश के द्वारा कंट्रोल नहीं हो, है ना। तो जैसे भारत एक संप्रभुत्व देश है, इसका मतलब क्या है, भारत के ऊपर कोई दूसरा देश का कंट्रोल नहीं है। तो भारत एक संप्रभुत्व देश है ना। अगर इसको भारत के ऊपर कोई दूसरा देश का कंट्रोल होता तो भारत एक संप्रभुत्व देश नहीं होता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है देश में। आंतरिक बाह्य देश से निर्णय लेने की स्वतंत्रता के पास होना चाहिए, है ना। जबकि हमारे पास जो दूसरा भाग है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, रूल होता है। जैसे अब देखिए भारत इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होगा ना, तभी तो चला पाते हैं ना। तो मौलिक नियमों के समूह को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। देखिए यहाँ पर संविधान आपको बताते हैं, बोला जाता है कि संविधान जो क्या होता है कि एक रिटन या फिर नॉन रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, मतलब लिखित या अलिखित कुछ कानून होता है या रूल्स, सेट्स ऑफ रूल होता है ना। कानून नियम के समूह को या सेट्स ऑफ रूल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, है ना। या ज़्यादातर इसको रिटन फॉर्म में होता है। तो देखिए एक किसी देश का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है ना। जैसे देखिए स्कूल अगर कोई बच्चा जाता है तो वहाँ पे 9 बजे पहुँचना चाहिए, है ना। उसके कुछ कुछ रूल रेगुलेशन रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस स्कूल का एक तरीक़ा से वो संविधान बताया गया है ना। तो संविधान क्या हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, देश का हो सकता है ना। तो जैसे देखिए बोलता है ना कि बीजेपी के हमारे संविधान, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी, तो उनके नेता को आप सुने होंगे कि बोलते देखिए हमारे पार्टी के अंदर जो है, पार्टी का जो संविधान है इसके अनुसार ऐसा करने पर दंडित किया जा सकता है। अगर कुछ गड़बड़ी होगा उस जो बीजेपी के पार्टी का जो संविधान है उसके बाहर अगर उसके कोई सदस्य कुछ गड़बड़ करते हैं तो उस संविधान के अंदर जो बात नहीं है तो उनको दंडित किया जा सकता है। लेकिन तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस संविधान के अंदर रहकर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, है ना। तो संविधान आप समझ गए होंगे कि मौलिक नियमों का समूह होता है, जो किसी देश का भी हो सकता है, किसी समूह का भी हो सकता है, किसी संगठन का भी हो सकता है। किसी राज्य की व्यवस्था के संपादन के लिए निर्मित मूल कानूनों के समूह को संविधान कहा जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर मेन रूप से हम लोग देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देश के बारे में बात करेंगे। किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों के समूह को क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि प्रश्न उठता है कि क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था। उत्तर में नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के पास देखिए अपना भूभाग नहीं था, है ना। जनसंख्या था लेकिन इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं था, सरकार नहीं थी, लेकिन संप्रभुता भी नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बताएं कि संप्रभु होना भी जरूरी है। भारत एक कॉलोनी था, किसका, ब्रिटिश का, है ना। उपनिवेश था भारत। मतलब यहाँ का जो भी कानून था उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स लोग का कंट्रोल था ना। तो 4 चीज़ हो जाता है किसी भी स्टेट्स के लिए, 4 प्रमुख तत्व है। कौन कौन सा आपका, पहला देखिए भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गया, और तीसरा चौथा आपका संप्रभुता, सॉवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संविधान के प्रकार जानते हैं सब, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर और राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर। तो संविधान को 2 भागों में बांटा गया, पहला दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर और दूसरा राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसको बोलते हैं, दस्तावेज को एक बार विस्तृत रूप में श्रृंखला के रूप में लिखा गया है। जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, दुनिया का पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान क्या है, दुनिया का पहला संविधान है। जबकि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है ना। तो पूछ देता है क्वेश्चन में, बताइए किस देश का सबसे पहले लिखित संविधान था, तो अमेरिका का। और किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो वो भारत है ना। तो देखिए इसके अंदर कब अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, 1789 में, है ना। जिसके अंदर कितना अनुच्छेद था, 7 अनुच्छेद था। कितना कब लागू हुआ, 1789 में 7 अनुच्छेद था। अब देखिए कुछ वैसे देश जिस देश का अपना लिखित संविधान नहीं है ना, जैसे ब्रिटेन है आपका, कनाडा है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब, ये सभी देश का क्या है, लिखित संविधान नहीं है। अब हम लोग राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर बात करते हैं। संविधान जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है एकात्मक संविधान, दूसरा होता है संघीय संविधान। एकात्मक संविधान किसको बोलते हैं, देखिए जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है ना। एकात्मक संविधान उसको बोलते हैं कि जिस
संविधान के अंदर सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, जैसे ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास है ना। संघीय संविधान के बारे में बात करते हैं, जिस संविधान के अंदर सारी शक्तियाँ कई भागों में बटा होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग संघीय संविधान। जैसे केंद्र के पास भी बटा हुआ है, राज्य के पास भी बटा हुआ है, जैसे अमेरिका का संविधान हुआ, कनाडा का संविधान हुआ, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हुआ, है ना। तो अब देखिए हमारे पास है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला अनुच्छेद के अनुसार एक होता है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है शब्दों की संख्या के अनुसार, है ना। तो दुनिया का अभी बताएं कि सबसे लंबा अनुच्छेद के आधार पर जो संविधान है वो कौन है? भारत का संविधान। और शब्दों की संख्या पर भी भारत का ही संविधान सबसे बड़ा है। क्यों? भारत के संविधान में अनुच्छेद कितना? 395 है ना। और शब्द कितना है? तो अराउंड 1 लाख वर्ड है। कितना? लगभग 1 लाख शब्द है इसके अंदर, है ना। और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो शब्द अनुच्छेद के अनुसार है जो सबसे छोटा संविधान किसका है? आपका अमेरिका का, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मात्र 7 अनुच्छेद है ना। तो अनुच्छेद के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन है? तो अमेरिका का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 7 ही अनुच्छेद है। और शब्दों के अनुसार किस देश का है? तो मोनाको का, है ना। शब्दों के अनुसार किस देश का संविधान सबसे छोटा है? तो वह मोनाको का। कितना? 3814 शब्द है ना, 3814 शब्द है। जबकि अमेरिका के संविधान में लगभग 10,000 शब्द है। अमेरिका के संविधान में कितना? 10,000 शब्द है। देखिए विश्व का नवीनतम संविधान किस देश का? तो नेपाल का, है ना। नेपाल ने अपना संविधान कब बनाया है? 2015 में बनाया है। नेपाल का संविधान है जो विश्व का नवीनतम संविधान है। अब ऐसा नहीं है कि ये नवीनतम ही रहेगा, इसके बाद में अगर कोई देश अपने आप को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संविधान बनाता है तो उस देश का संविधान हो जाएगा आपका नवीनतम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पुराना संविधान आपको बताएं किस देश का? तो अमेरिका का। कब लागू हुआ था? 1789। अमेरिका के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। शब्द कितना लगभग 10,000 है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो भारत के संवैधानिक इतिहास का जो शुरुआत होता है 1773 से होता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया उस समय से बोला जाता है भारत के संवैधानिक इतिहास का शुरुआत माना जाता है, जो 1935 तक है ना। कब तक? 1935 तक। देखिए सन 1450 से पहले भारत से यूरोप के लोग के लिए अधिकतम मसाले भेजे जाते थे। सन 1450 से पहले भारत से यूरोप के लोगों के लिए क्या भेजा जाता था? अधिकतम मसाला भेजा जाता था। तो भारत से कैसे जाता था? भारत से तुर्की जाता था, है ना। और तुर्की से यूरोप जाता था, क्योंकि तुर्की, देखिए तुर्की है जो भारत मतलब एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप दोनों में है ना। तुर्की एशिया में भी है और यूरोप महाद्वीप में, है ना। तो कहाँ गया? भारत से तुर्की गया, तुर्की से यूरोप जाता था और यूरोप से स्थल मार्ग से के द्वारा, है ना। किसके द्वारा जाता था? स्थल मार्ग के द्वारा। उस समय जल मार्ग की खोज नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? जल मार्ग की खोज नहीं हुई थी। सन 1450 के आसपास देखिए तुर्की जो था, जिसको कुस्तुनतुनिया बोलते थे, क्या बोलते थे? कुस्तुनतुनिया में ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ, जिससे भारत से यूरोप जाने वाले मसाले बाधित होने लगे, है ना। बाधित होने लगे ज़्यादा टैक्स के कारण बाय टर्की, है ना। तो वहाँ का जो सरकार था, जो कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया? ऑटोमन साम्राज्य का। और वो क्या बोला? स्थल मार्ग से ज़्यादा, तो उसने टैक्स बढ़ा दिया कि मतलब हमारे देश के द्वारा अगर कोई भी सामान भारत से जो यूरोप की तरफ जाएगा तो उस पर टैक्स जितना पहले लगता था उससे ज़्यादा लगता था। तो इससे व्यापारी को क्या हुआ? नुकसान हुआ। उन्होंने धीरे धीरे व्यापार को बंद कर दिया। देखिए साथ साथ सारे विद्वान जो है यूरोप जो है ना, उसके बाद है कुर्द हो गया, इटली हो गया, कुछ इटली हो गया, कुछ पुर्तगाल चले गए, है ना। तो वहाँ से क्या हो गया? लोग जो विद्वान थे वो खिसकना शुरू कर दिए, इटली चले गए, पुर्तगाल चले गए, हैं। जहाँ पर सारे विद्वान मिलकर क्या बोले कि नए नए आविष्कार और इनोवेशन करने लगे, है ना। क्योंकि देखिए बोलता आवश्यकता है आविष्कार की जननी हुई। वहाँ के लोगों को मसाला का तो दिक्कत हो रहा था, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अब हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा व्यापार करने के लिए, बाहर से मसाला मंगाने के लिए, है ना। तो आवश्यकता है आविष्कार का जननी है। तो वहाँ पे जब विद्वान लोग जहाँ पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग विद्वान लोग हैं, वही तो मतलब अगर एक तो आवश्यकता और दूसरा एजुकेटेड आदमी तो दिमाग लगाएगा, है ना। तो उसने दिमाग लगाना शुरू किया। तो जैसे जो आपका कैंपस था, जो बड़े जहाज अन्य यूरोप से कई देशों में जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज होने लगी, है ना। इसी समय पुर्तगाल यूरोप से एक यात्री वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज करके 1498 में भारत पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? भारत का पहुंच गया। भारत पहुंच जाने पर जहाँ उसने अपनी पूंजी का 60 गुना ज़्यादा कमाया। कहाँ आया था वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह पर, है ना। भारत में वो कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह में आया था, है ना। उसको एक दोस्त मिला था, है ना, अब्दुल
हम अब्दुल करके, पूरा नाम याद नहीं मुझे, कहाँ पे मिला था, दक्षिण अफ्रीका में। वो वास्को डी गामा कहाँ आया था, दक्षिण अफ्रीका। वहीं उसको एक मित्र मिला भारत का, जिसने रास्ता बताया, तो वो भारत पहुंचा है ना समुद्र के मार्ग से। और उसने सोचिए भारत में आया, कालीकट के बंदरगाह पर वहाँ का राजा जो जमूरियन था वो उसका स्वागत किया था ना। और यहाँ से जब वो सामान लेकर गया तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। सोचिए आज के डेट में अगर हम लोग कोई सामान है तो हम लोग तो बिजनेसमैन उस टाइम में तुरंत बन जाएंगे, है ना, कि अगर कोई सामान खरीदते हैं वो 2 गुना दाम में अगर बिके तो हम लोग तुरंत बिजनेसमैन बन जाएंगे। अगर 100 रुपये का सामान खरीदें 100 रुपये में बिक जाए, है ना, मतलब डबल होकर बिक रहा है, तो बताइए क्या बोलता है, हम लोग उसको तुरंत ले लेंगे। लेकिन अगर सोचिए 100 रुपये का सामान है 6,000 में बिकना शुरू हो जाए 60 गुना, तो सोचिए हम लोग कितना जल्दी तरक्की कर जाएंगे, है ना। तो इसको किसको फ़ायदा हुआ था, वास्को डी गामा को। तो उसने क्या किया, फिर वापस से पुर्तगाल से लौटा है ना। तो पूछा जाता है कि भारत आने वाला, जल मार्ग से के द्वारा भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा कौन सा देश से आया था, पुर्तगाली था, है ना, और लौट गया। कौन सा यूरोपियन है जो भारत आया था, ये भी पूछा जाता है, तो पुर्तगाली था। पहला यूरोपियन जो था वो पुर्तगाल देश का था। जहाँ पर इसका क्या हुआ, खबर पूरे यूरोप के देशों में लगा कि भारत से व्यापार करने में बड़ा लाभ है ना। वहाँ से लोगों को समझ में आ गया। इस तरह पुर्तगाल की पहली एस्तादो द इंडिया भारत आई, है ना। और फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में आने का शुरुआत हो गया। यूरोपीय कंपनियां एक एक करके भारत आने लगी। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश का जो क्रम है, कौन कौन सा देश पहले आया है वो बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आया। यूरोप से आने वाला पहला देश कौन था, पुर्तगाली। 1498 में कौन था, एस्तादो द इंडिया था, है ना। उस कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो द इंडिया। दूसरा ब्रिटेन आया। ब्रिटेन 1600 ईस्वी में भारत पहुंचा, है ना। तो ब्रिटेन का कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, है ना। तीसरा जो है आपका डच था। डच को क्या बोलते हैं, नीदरलैंड भी बोलते हैं ना। तो वो 1602 में आया। इस कंपनी का क्या नाम था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा नंबर पे कौन था, डेनिश लोग था, है ना। डेनिश लोग आया 1616 ईस्वी में। इस कंपनी का क्या नाम था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद अंतिम में सबसे आने वाला कौन था, फ्रांस था। फ्रांस कब आया था, 1664 में, है ना। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो देखिए 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें से पूछा जाता है कभी कभी कि भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय देशों का क्रम में अरेंज कीजिए, है ना, ऑप्शन में दे देगा। तो इसको याद रखिएगा, पहले आया पुर्तगाल, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा डच, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांस, है ना। पूछ देगा अंतिम आने वाला कौन था, फ्रांस था ना। पहले आने वाला कौन था, पुर्तगाल था ना। ब्रिटेन दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर डच था, चौथा नंबर पर डेनिश था ना। उसके बाद देखिए पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रांस की कंपनी सरकार, जब ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया प्राइवेट थी, इसलिए भारत में सफल हुई, है ना। तो देखिए बोला जाता है ऐसा क्या कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना वो भारत में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दिन तक राज किया। तो कारण ये बताया जाता है कि पुर्तगाली जो कंपनी थी, डच की जो कंपनी थी, डेनिश की जो कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी थी, वो सरकार के अधीन थी, वहाँ के सरकार के कंट्रोल के अंदर थी, है ना। जबकि ब्रिटेन का जो कंपनी था वो प्राइवेट कंपनी था, वो वहाँ के सरकार के अंडर में कंट्रोल में नहीं है। जैसे आज का देखिए क्या बोलता है, जैसे भारत का कुछ कंपनी ले लीजिए, है ना। तो देखिए भारत का कंपनी है जैसे BSNL कर्ज में डूबा हुआ है ना। बोला जाता है एयर इंडिया है ना, डूबा हुआ है, इसलिए सरकार बेचने के लिए सोच रहा है ना। बहुत सारा और भी कंपनी है जिसको सरकार बेचना चाहता है। तो ये सभी कंपनी क्या है, सरकारी कंपनी, इसलिए भारत सरकार को बोलना है कि इस कंपनी का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन भारत में एक तरफ देखिए जियो है, धनाधन ग्रोथ कर रहा है ना। वो एयरटेल है आपका, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, है ना। ये सब है जो कंपनी प्राइवेट है। तो ये सभी का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, जो क्या हो रहा है, सरकारी कंपनी के रिस्पेक्ट में प्राइवेट कंपनी है तो इसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक वैसे ही आप समझिए उस टाइम पे भी कि जो देश का कंपनी सरकारी था, है ना, वो उतना फल फूल नहीं पाया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, सरकारी तो था नहीं, तो इसलिए ज़्यादा फल फूल पाया। अब देखिए भारत में कुछ जो महत्वपूर्ण कुछ जो युद्ध है उसके बारे में जानते हैं। तो बक्सर का युद्ध के बाद जो है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, है ना। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बोला जाता है ना, कि मतलब माइलस्टोन वॉर बोला जाता है इसको। तो 1764 में, है ना। तो 1764 में जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, है ना। इलाहाबाद की संधि हुई, तो जिसके इलाहाबाद की संधि और बंगाल में क्या हो गया, इसके अंदर डायरकी सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, द्वैत शासन। बंगाल में क्या हुआ, डायरकी सिस्टम या द्वैत शासन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ था कि देखिए टैक्स वसूलता था बंगाल में कंपनी, और शासन चलाने का अधिकार क्या था, वहाँ के नवाब का था। तो डबल सिस्टम था, है ना। तो बताइए अगर आप किसी कंपनी को, मतलब मान लेते हैं आपका अगर खेत है, आपके पास खेत है और खेत में फसल आप लगाते हैं,
और उसको बेच के मुनाफा कोई और कमाएगा, तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना। तो डबल सिस्टम हो गया ना, तो वैसे डायरकी सिस्टम हो गया। वहाँ के नवाब के पास था सिस्टम क्या कि वो शासन को देखे, लेकिन टैक्स कौन वसूलेगा, कंपनी वसूलेगा, तो इससे भारी दिक्कत हो गया। तो देखिए ये कब हुआ था, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था, है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के पास आ गए, है ना, तो ये संधि से फायदा किसको हुआ, अंग्रेज को हुआ, क्योंकि अंग्रेज जीत गया था ना आपका बक्सर के युद्ध में, ना। तो क्या क्या फ़ायदा हुआ, तो देखिए भूभाग पर इसका अधिकार हो गया, जनसंख्या पर अधिकार हो गया, संप्रभुता पर अधिकार हो गया, सरकार पर अधिकार हो गया, है ना। तो इसके पास राज्य व्यवस्था आ गया, है ना। अभी आपको बता रहे, क्योंकि हमको राज्य व्यवस्था ही पूरा समझना है, तो राज्य व्यवस्था आ गया, तो इसने राज्य बना लिया, है ना। क्योंकि राज्य बनाने के लिए क्या हुआ, ये जो एरिया था वो इसके अंदर आ गया। राज्य बनाने के लिए 4 चीज़ जरूरी है, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, है ना। उसके बाद इसने क्या किया, अपने तरीका से नियम बनाया, है ना। तो राज्य की व्यवस्था है तो क्या बना, कानून का नियम, कानून का निर्माण किया, और कानून का निर्माण कौन किया, ब्रिटिश संसद द्वारा, है ना। तो वो क्या हुआ, फिर अधिनियम बन गया। जब कोई, अभी देखिए हम लोग के भारत में जानते हैं ना कि जब भी कोई नियम है वो संसद के द्वारा पास होता है और भारत का जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। तो वैसे ही उस टाइम अधिनियम बन गया, तो भारत के संवैधानिक थाना का प्रारंभ हुआ, है ना, सॉरी यात्रा का, भारत के संवैधानिक यात्रा का प्रारंभ हुआ। तो देखिए कैसे प्रारंभ हुआ, क्योंकि भारत पर 1764 में बंगाल के बक्सर के युद्ध में जो है ना वो हार गया था। कौन हार गया था, इंडिया का जो नवाब लोग थे, जो राजा लोग थे, है ना, वो हार गए थे, है ना। और जीत कौन गया था, अंग्रेज। तो अंग्रेज के पास भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार पर कंट्रोल आ गया, तो राज्य बनाया, राज्य के बाद चलाने के लिए नियम बनाया, नियम को कानून में बदल के अधिनियम बना दिया, है ना। तो यहाँ से भारत के संवैधानिक यात्रा का शुरुआत माना जाता है। देखिए आपका बोला जाता है कि प्रस्तावना, बिल, विधेयक संसद में पारित होने के बाद कानून जो बनता है उसको अधिनियम बोलते हैं ना। तो पहले देखिए बिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, प्रस्ताव बोलते हैं। तो देखिए संसद में जो पहले होता है, जब तक वो कानून संसद के अंदर रहता है तो तब तक उसको क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं ना। बाद में जब वो कानून बन जाता है, राष्ट्रपति के साइन होता है, तो वो अधिनियम एक्ट कहलाता है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास जो 1773 से शुरू हुआ और 1935 तक एक लंबा यात्रा है ना। भारत के राज्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में बोल सकते हैं, या राज्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के क्रम में ये कुछ शुरुआत था। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया 1773 से 1853 तक का, है ना। तो ईस्ट इंडिया, यहाँ पे भारत में जो है ना ब्रिटिश के काल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो कंपनी का काल है, दूसरा ब्रिटिश क्राउन का काल, है ना। तो देखिए 1773 से लेकर 1853 तक था जो वो आपका कंपनी का शासन था ना, 57 तक था जो कंपनी का शासन। फिर देखिए 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक किसका होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ। क्यों, क्योंकि भैया 1857 में पहला सिपाही विद्रोह हुआ था ना, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उससे क्या हुआ, मतलब वहाँ के ब्रिटेन का देश के या वहाँ की सरकार को समझ में आ गया कि अब कंपनी के द्वारा भारत पर कंट्रोल रखना पॉसिबल नहीं है, अब डायरेक्ट हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो उसने क्राउन के अंदर भारत का जो तौर तरीका जो चलाया जा रहा था, भारत के ऊपर जो कंट्रोल है कंपनी के द्वारा किया जाता है, उसको सरकार ले लिया वहाँ। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं 1773 से 1853 तक तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, 1781 में आया, है ना। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया, है ना। उसके बाद है 1786 का अधिनियम। फिर देखिए 1784 के बाद 1786 में क्या आया, 1786 का अधिनियम, है ना। इसके तहत देखिए चार्टर एक्ट आया, फिर 1793 में चार्टर एक्ट आया, 1793 में आया, है ना। उसके बाद है देखिए चार्टर एक्ट के बाद फिर आपका 20 साल के बाद आया आपका चार्टर एक्ट 1813, है ना। फिर 20 साल के बाद आया चार्टर एक्ट 1833 और फिर 20 साल के बाद आया चार्टर एक्ट 1853, है ना। तो ये अगर चार्टर एक्ट है तो इसको याद रखिएगा, 4 बार भारत में चार्टर एक्ट आया। कब से, 1793 से। कितने साल पर, हर 20 साल पर आया, है ना। 1793 में आया चार्टर एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में, है ना। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन आया था, है ना, भारत में। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन कब आया है, अब इसके पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम आ गया 1858 से लेकर 1947 तक। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, है ना। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गया, तो देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, 1857 के पहले जो भारत पर जो कंपनी का
अधिकारी जो होते थे, जो मुख्य अधिकारी थे होते थे, उसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर जब कंट्रोल करके रखा गया था, तो उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे, है ना, भारत में। लेकिन जैसे ही क्राउन के अंदर आ गया तो भारत का हेड कौन हो गया, उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, वाइसराय कर दिया गया, है ना। वाइसराय का मतलब होता है कि क्राउन का प्रतिनिधित्व करता है ना, भारत में क्या हो गया, क्राउन का प्रतिनिधित्व करता। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, भारत शासन अधिनियम 1858 आया। फिर आया भारत परिषद अधिनियम, कब आया, 1861 में आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं ना। मार्ले क्या था, भारत का वाइसरॉय, और मिंटो क्या था यहाँ का, मिंटो यहाँ का था आपका मतलब भारत सचिव था, है ना। तो ये दोनों के नाम पर पड़ा इस एक्ट को, मार्ले मिंटो सुधार, है ना। ये बहुत ही मतलब था एक तरीका का गड़बड़ कानून था, है ना। क्या था, मुस्लिम को अलग जो है इसको बोला जाता है, अलग इलेक्ट्रॉल देने के लिए बात किया गया था ना, कि मतलब मुस्लिम लोग के लिए अलग चुनाव का होना चाहिए, चुनाव निर्वाचन का व्यवस्था होना चाहिए, है ना। ये था। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1919 आया, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919, ये भी गड़बड़ था, है ना। तो उसके बाद है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 आया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया। उसके बाद देखिए है क्या आया, उसके बाद आता है भारत में अगस्त प्रस्ताव। तो बोला जाता है भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई 1935 के बाद, है ना, वहाँ का जो है देखिए, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गया था, है ना। तो वहाँ का जो है दो पार्टी था, एक था आपका लेबर पार्टी और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। तो वहाँ पे सरकार पहले कंजर्वेटिव पार्टी का था ना, विंस्टन चर्चिल था उसका प्रधानमंत्री, और आपका था माउंट एटली जो बाद में बना, एटली जो है लेबर पार्टी का था। उन्होंने बोला था कि हमारा सरकार जैसे आएगा हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, है ना। तो इस तरीक़ा से भारत में संविधान प्रक्रिया का निर्माण का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया था ना। तो यहाँ पर देखिए संविधान निर्माण का जो प्रक्रिया का शुरुआत किससे माना जाता है, अगस्त प्रस्ताव से, है ना, 1940 में। फिर आया क्रिप्स मिशन 1942 में आया। फिर आपका बेबल योजना, है ना, बेबल योजना कब आया, 1945 में। फिर आपका शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945 में। फिर कैबिनेट मिशन 1946। फिर माउंट बेटन योजना, है ना, 3 जून 1947, है ना। लॉर्ड माउंट बेटन जो है भारत के आज़ाद भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, है ना। और भारत के आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉ आपका सी राजगोपालाचार्य, है ना। उसके बाद है आपका आगे बढ़ते हैं 19 नोट में 1773 से देखिए 1853 तक सारे अधिनियम ब्रिटिश संसद बनाता था और भारत में लागू ईस्ट इंडिया कंपनी करता था, है ना। तो देखिए 1773 से लेकर 1853 तक कौन कानून बनाता था, ब्रिटिश शासन बनाता था, लेकिन उसको लागू कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में हेड होता था उसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति जो हुआ, है ना, जिससे सत्ता परिवर्तन हुआ, है ना। तो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट आया, है ना, तो देखिए एक ही बार फिर कौन सा टर्निंग पॉइंट है, आपको बताए थे 1764 का बक्सर का युद्ध था। उसके बाद 1857 है जो एक अलग टर्निंग पॉइंट लेकर आया, है ना। तो ये पहला टर्निंग पॉइंट था भारत की आज़ादी की दिशा में, तो सत्ता परिवर्तन की दिशा में। फिर 1858 से 1947 तक जो सारा अधिनियम था वो कौन बनाता था, ब्रिटिश संसद बनाता था, और लागू भी कौन करता था, ब्रिटिश संसद ही करती थी, क्योंकि उसी का प्रतिनिधित्व भारत में कौन था, वाइसराय था। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वाइसराय किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। तो ब्रिटिश इंडिया का प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या था, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था, है ना। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज तृतीय 1760 से लेकर 1820 उस टाइम तक थे, है ना। तो उनके समय में ये बनाया गया था। प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम, लॉर्ड नॉर्थ था, है ना। बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड बारन हेस्टिंग था, है ना। तो उसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने का कारण क्या था, भ्रष्टाचार, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डायरकी सिस्टम मिल गया था आपको 1764 के बाद, जो वॉर के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत बंगाल को जो
और डायरकी सिस्टम वहाँ पे हो गया, द्वैत शासन हो गया, जिसमें कहा गया है ना कि कंपनी टैक्स वसूलेगा और वहाँ का जो शासन है वो कौन चलाएगा, वहाँ का नवाब चलाएगा। तो इस तरीक़ा से क्या हुआ कि मतलब कुछ कंपनी के जो अधिकारी थे वो कंपनी के तहत मतलब व्यापार नहीं करके अकेले चुपके से कर रहे थे ना, तो इससे सरकार को घाटा हो रहा था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा था। तो उसके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए या कम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ना। पहला कारण तो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना था, है ना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, है ना। तो उसको सुधारने के लिए देखिए सरकार को पैसा कैसे आता है, टैक्स से आता है ना, रेवेन्यू जनरेट होता, मतलब रेवेन्यू सरकार को सही तरीके से पहुँचना चाहिए। तो पहला टैक्स हो, दूसरा पहुँचना चाहिए सरकार को। अगर सरकार को पहुँच नहीं रहा है, लूप होल है, मतलब गड़बड़ है ना, तो वहाँ पे सरकार क्या करेगा, उसका स्थिति क्या हो जाएगा, दयनीय स्थिति हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। तो इसके कारण था। और बंगाल का द्वैत शासन भी था। क्या था, बंगाल का जो डायरकी सिस्टम या द्वैत शासन था उसका प्रमुख प्रावधान क्या था, बंगाल के गवर्नर जब गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, है ना। तो देखिए यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया ना। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का वारेन हेस्टिंग था, जिसमें 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद थी। 20 वर्षों हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया 1773 से लेकर 1973 तक, व्यापार और प्रशासन दोनों का अधिकार, है ना, कि आप अपने तरीक़ा से व्यापार कीजिए और कानून का देखभाल कीजिए, मतलब देश में जो है प्रशासन को चलाइए, है ना, हमको कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, कब, 1774 में। ये आज वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जबकि उस समय का लोकल कोर्ट था ना। ये क्या उस टाइम का क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट अभी कहाँ है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में, है ना। जिसके अंदर कितना प्रधान न्यायाधीश था, एलिजा एम्पे जो थे वो प्रधान न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स लेमिस्टर हाइड, है ना। तो वारेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे दोस्त थे। किसी केस में वारेन हेस्टिंग के कहने से एलिजा एम्पे ने किसी बेगुनाह को सजा दी थी, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग को वापस ब्रिटेन बुलाकर उस पर महाभियोग चलाया गया था ना। तो इस बात को देखिए याद कीजिएगा कि मतलब उस टाइम पे देखिए किस तरीक़ा से है, जब बोला जाता है कि जब न्यायपालिका है जो आपका कार्यपालिका के साथ, है ना, बोला जाता है कि हमारे देखिए 3 तरीक़ा का है, सरकार का 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का होता है मतलब प्रशासन चलाना है, और विधायक न्यायपालिका का काम होता है दोषियों को सज़ा देना, है ना, कानून के रख रखाव को बनाए रखना, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या क्या था, वारेन हेस्टिंग था जो कार्यपालिका का अधिकारी था ना, जबकि उसका दोस्त एलिजा एम्पे जो था वो न्यायपालिका का अधिकारी था, है ना। तो इसने क्या किया, दोस्त को से हेल्प मांगा और दोस्त ने हेल्प दे दिया, है ना। तो जिससे बेगुनाह का क्या हो गया, सजा हो गया। तो वारेन हेस्टिंग को बुलाकर क्या किया गया था, महाभियोग चलाया गया था ना। तो ये देखिए उसके बाद है, देखिए उसके बाद है उपहार, निजी व्यापार, रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। देखिए निजी व्यापार कर रहा था वहाँ का जो ब्रिटिश का अधिकारी लोग था, तो उसको रोकना जरूरी था क्योंकि टैक्स इससे चोरी हो रहा था। रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि व्यापार अच्छे से हो सके, सरकार को फायदा हो। फिर देखिए महत्व क्या था, भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। इसका महत्व क्यों हुआ, जो आपका बोल रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण था ना, भारत में केंद्रीय प्रशासन का नींव डाला, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं था। भारत में बहुत सारे राजा थे, अलग अलग सब राजा थे, है ना, अपने अपने एरिया पर सिर्फ कंट्रोल चलाते थे। एक राजा का दूसरा राजा से थोड़ा थोड़ा मतभेद था। कुछ राजा भारत में बहुत ही अच्छे मित्र थे, मिलकर मुकाबला करते थे ना, लेकिन सभी ऐसा नहीं थे, ठीक है। तो उसको क्या किया, इसने अपने एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब भाई देखिए वही पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, राजा, है ना, क्राउन। उस टाइम का जब पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया 1784 में, तो उसके बारे में जानते हैं। वहाँ का ब्रिटेन का जो राजा था उसका नाम क्या था, जॉर्ज तृतीय। प्रधानमंत्री क्या था, विलियम पिट्स द यंगर था ना। इस एक्ट के निर्माता था, है ना, कौन था, वहाँ का जो प्रधानमंत्री था विलियम पिट्स द यंगर। तो उसी के नाम पर क्या पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। कारण क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट लाने का क्या कारण था, बहुत सारा कुछ कमियां था किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो देखिए उसको कमी को दूर करने के लिए कौन लाया आपका, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। प्रावधान क्या था इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया, है ना।
डायरकी सिस्टम आ गया किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। तो पहला आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, व्यापारिक मामलों को देखभाल करना था। और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था, जो राजनीतिक मामले को देखभाल कर रहा था ना। तो जो बिजनेस को देखने वाला था, व्यापार को देखने वाला था, कॉमर्स को देखने वाला था, ट्रेड को देखने वाला था, वो क्या कहलाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाया। जबकि जो पॉलिटिकल इशूज है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके काम को देखने वाला कौन था आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, है ना। तो ये ब्रिटिश संसद का रिपोर्ट। उसके बाद है देखिए, जिसके अंदर सदस्य जो है क्राउन का सदस्य का नियुक्ति कौन क्या, क्राउन नियुक्त करेगा, है ना, जिसमें ब्रिटिश संसद का रिपोर्ट के आधार पर, है ना। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल परिषद में था, गवर्नर जनरल परिषद में था, सदस्य की संख्या 4 थी, है ना। 4 से 3 कर दिया। पहले देखिए जो है आपको कितना था, 4 था। गवर्नर जनरल के परिषद में टोटल 4 सदस्य होते थे, जिसे घटाकर कितना कर दिया, 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्रदान दी गई। वीटो का शक्ति का प्रदान क्या हुआ, मतलब कि देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जब मतलब कोई भी मामला होगा तो उसमें अगर गवर्नर जनरल मना करते तो वो मना हो जाएगा, है ना। तो वीटो का शक्ति था उसको। देखिए कोलकाता की कंपनी को राजधानी बनाएगा, कोलकाता को क्या बनाएगा, कंपनी का राजधानी बनाएगा। पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है, पहली बार इसको क्या बोला गया, भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, है ना। ब्रिटिश कॉलोनियल बोला गया, ब्रिटिश कॉलोनियल, है ना, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी बन गया। अब 1786 का विशेष अधिनियम है, जो 1786 में जो विशेष अधिनियम है उसके बारे में जानते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया, सेना की सारी शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी, है ना। गवर्नर जनरल को परिषद में जो रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य कार्यकारी परिषद के निर्माण को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, 2 बार भारत आए, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का पूछ सकता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का कितना बार गवर्नर जनरल बना, 2 बार। पहला 1786 से 1993 और दूसरा 1805 से, है ना, 1805 में गवर्नर जनरल दूसरी बार बना। बार ज़्यादा दिनों तक गवर्नर जनरल नहीं रह पाए, क्योंकि इनके भारत में प्राकृतिक मृत्यु हो गई। गवर्नर, है ना, मकबरा कहाँ पे, गाजीपुर में इनको दफन किया गया। तो सोचिए मतलब जो आपका दूसरा बार जब 1805 में आया, है ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो मर गया भारत में ही, है ना। तो मर गया तो प्राकृतिक मृत्यु मतलब क्या होता है ना, मतलब कोई बीमारी से नहीं मरा, ऐसे ही, है ना। तो उसके बाद है मकबरा कहाँ पे, गाजीपुर, कहाँ पे गाजीपुर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर अस्थाई बंदोबस्त किया गया, अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लाया गया, है ना। उसके बाद है अस्थाई बंदोबस्त का कौन था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। फिर देखिए 1893 प्रथम चार्टर एक्ट अधिनियम, है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1793 जो है यहाँ से चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। 4 चार्टर अधिनियम आया था 1793, 1813, 1833, 1853, है ना। तो सबसे पहला है जो 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट अधिनियम है, वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रशासनिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारत में ब्रिटेन में काम कर रहे ब्रिटिश को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिली, पहले केवल ब्रिटिश संसद के पास थी, है ना। तो ये था आपका दूसरा। अब यहाँ पे बात करते हैं 1853 का, 1813 का दूसरा चार्टर अधिनियम है, जो उस समय राजा कौन था, जॉर्ज तृतीय था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत में कौन था, मिंटो प्रथम था। कब तक रहा, 1807 से लेकर 1813 तक। तो 1813 में आया है ना। उसके बाद देखिए प्रावधान क्या था, द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या प्रावधान था, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी व प्रशासनिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, है ना। कमी का कारण क्या था, कमियों को दूर करने का कारण था, देखिए 1750 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो गया था ना। तो उसके कारण क्या हो गया था, प्रोडक्शन वहाँ पर इंक्रीज कर गया, है ना। तो उसको मार्केट का क्या करना था, बढ़ाना था। तो उसके लिए जो व्यापारिक अधिकारों में जो कमी था उसको ठीक करने के लिए द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 लाया गया था ना। उससे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी बड़ी ब्रिटेन में, है ना, कंपनियों का ब्रिटेन में विकास हुआ। तो ब्रिटेन संसद में क्या हुआ, दबाव बना कि भारत में व्यापार करना चाहते थे, है ना, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कम कर दिए गए। 3 चीज़ों पर एकाधिकार केवल था, पहला चीन के साथ व्यापार करना, दूसरा चाय का व्यापार करना, तीसरा अफीम का व्यापार करना। इन चीज़ों को छोड़कर ब्रिटेन कोई भी कंपनी भारत में व्यापार कर सकता था, है ना। तो देखिए सिर्फ
क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का ना भारत में एकाधिकार था, वो कंपनी चाह रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे चाहेगा वैसे कानून वैसे काम करेगा ना, तो इसके लिए फिर से वहाँ के सरकार को कानून बनाना जरूरी हो गया। क्योंकि देखिए भारत के ऊपर 1853 तक कानून बनाने का अधिकार वहाँ के ब्रिटेन के संसद को ही था, लेकिन उसको भारत में चलाने का काम किसको था? यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा चालाकी दिखाया, बोला होगा उस टाइम के सरकार से बात करके, है ना, कि हमको चीन के साथ व्यापार करने के लिए, चाय का व्यापार करने के लिए, अफीम का व्यापार करने के लिए सिर्फ हमारा एकाधिकार होगा, और कोई भी कंपनी चाहे जो ब्रिटेन का कंपनी है वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता। बाकी दूसरे कंपनी भी भारत में आने लगे, है ना, क्योंकि भारत एक अच्छा मार्केट था, है ना। तो इन चीज़ों को छोड़कर ब्रिटेन में कोई भी कंपनी भारत में व्यापार कर सकता था। अंततः ब्रिटिश नागरिकों व कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, है ना। तो ब्रिटिश नागरिक व कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो दूसरी कंपनी था उसको अधिकार कब मिला? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना, माफ कीजिएगा गलती से बोल दिया 1813 के चार्टर एक्ट, जो द्वितीय चार्टर एक्ट था उसके द्वारा। चूँकि व्यापारिक कंपनियाँ भारत आई तो शिक्षित लोगों का आवश्यकता पड़ा, है ना, तो कंपनी आएगा तो उसको शिक्षित लोगों का आवश्यकता पड़ेगा ना जी, क्योंकि बिजनेस चलाना है ना। तो इसलिए शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपये खर्च का प्रावधान किया गया। सोचिए उस टाइम कितना किया गया था? 1813 में 1 लाख रुपये खर्च का प्रावधान किया गया। उस टाइम के लिए बहुत बड़ा रकम होगा, है ना। तो देखिए भारतीय साहित्य विज्ञान का विकास के लिए किया गया। उसके बाद है भारत में देखिए ईसाई मिशनरीज आई। देखिए कहीं पर जाएगा तो धर्म के भी लोग जाते हैं, धर्म का प्रचार करने वाली संस्था के आगमन की अनुमति मिली, है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में बनाया गया। तो देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में जानते हैं। उस टाइम ब्रिटेन का जो राजा था वो कौन था? विलियम चौथा। 1830 से कब तक रहा? 1837 तक, बहुत कम उम्र तक रहे। बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक था, है ना। प्रावधान क्या था आपका? तृतीय चार्टर एक्ट 1833 है। उसमें क्या प्रावधान था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो पहले मिला था चाय अफीम और चीन के साथ, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए 1853 तक बढ़ा दिया गया। कि मतलब यहाँ का कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ कोई भी कंपनी काम कर सकता है। वो चाय के व्यापार में भी, अफीम के व्यापार में भी और चीन के साथ व्यापार में भी, है ना। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। तो जो देखिए 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में था कि बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसको पहली बार 1833 में क्या बना दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। तो भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, है ना। तो वहाँ पर देखिए उसको जो 1773 में था उसको बदल कर 1833 में क्या कर दिया? 1773 में जो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट में, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल उसको कितना साल बाद आपका, है ना, 50-60 साल बाद क्या कर दिया गया? आपका बदल दिया गया, है ना। क्या बदल कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? किसको बनने का अधिकार है ना, या किसको बनने का सम्मान प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेटिक को, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। सारी शक्तियां कानून बनाने की अब किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी, है ना। गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट पहले नियामक कहा जाने लगा, है ना। गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 3 से कितना कर दिया गया? 4 कर दिया गया, जिसमें 3 सदस्य होते थे और एक अपने होता था। चौथा सदस्य को स्थायी तौर पर जोड़ा गया, है ना, जिसे विधिक कहा गया। चौथा सदस्य को किस प्रकार जोड़ा गया? विधिक के सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जो क्या होता था? अस्थायी होता था। भारत का पहला विधिक सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले, जो भारत में प्रवेश किया, है ना। तो कौन था? लॉर्ड मैकाले भारत का पहला विधि सदस्य बोला जाता है उसको। तो भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। भारतीय विधि आयोग का सदस्य का निर्माण हुआ जिसमें कितने सदस्य थे? 4। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले, है ना। उसके बाद मैकाले संहिता का निर्माण हुआ बाद में, है ना। तो इसी के आधार पर क्या हुआ? मैकाले संहिता का निर्माण आगे चलकर हुआ, जिसको इंडियन पिनल कोड 1860 बोला गया, है ना। 1860 में अब गवर्नर जनरल के जो परिषद बनाया गया उसमें 4 सदस्य थे। तो उसमें क्या था? भारत परिषद बन गया। जो पहले गवर्नर जनरल का परिषद था उसको अब बना दिया गया भारत परिषद बना दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शब्द का प्रयोग हुआ पहली बार। देखिए कब हुआ? 1833 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शब्द का प्रयोग हुआ, है ना। फिर देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 द्वारा सदस्य 3 से 4 किया गया, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया था? जो 4 सदस्य से 3 कर दिया गया था उसको वापस से क्या कर दिया गया?
4 सदस्य में बदल दिया गया। अब देखिए सरकारी सेवाओं हेतु चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजन का शुरुआत हुआ लंदन में। इसके बाद क्या हुआ था, लंदन में हेलीवेरी कॉलेज में होता था ना। उसके बाद है धारा कितना था उस टाइम, धारा टोटल था 87 है ना। सरकारी चयन में जाति वर्ण इत्यादि का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बर्थ कलर रिलीजन और रेस या के बारे में कोई भी मतलब क्या था आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध पर यह धारा लागू नहीं हुआ। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध पर यह धारा ही लागू नहीं हुआ है ना। यह भारत यहाँ से भारतीयों को एहसास होने लगा कि वे गुलाम बन गए हैं ना। तो देखिए यहाँ से क्या होने लगा, भारतीयों को गुलाम होने लगा। क्योंकि देखिए भारत वहाँ का जो सरकार था वो क्या चाहता था कि मतलब जो कानून बनाने वाले लोग थे वो चाहते थे कि भारत के लोगों के लिए भी खुली प्रतियोगिता का आयोजन हो, बिना जात, बिना रंग, बिना धर्म और बिना किसी भी वर्ण के भेदभाव के। लेकिन इसको विरोध कौन कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लोगों को समझ में आएगा ना, भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे उनको समझ में आने लगा कि हम लोग क्या बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं। भारत में दास प्रथा की समाप्ति 1843 में किया गया। भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुआ, 1843 में, जबकि सती प्रथा पहले ही 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त कर दी गई है ना, जिसमें राजा राम मोहन राय भी शामिल थे। राजा राम मोहन राय की भूमिका बहुत ही अहम था किसको समाप्त करने में, सती प्रथा को समाप्त करने में। 1833 का चार्टर अधिनियम से भारत में केंद्रीयकरण हो गया है ना। 1833 के चार्टर अधिनियम से क्या हुआ, भारत में केंद्रीयकरण हो गया। सारी शक्तियाँ केंद्र में समाहित होगी। सारी शक्तियाँ कहाँ समाहित होगी, केंद्र के पास समाहित होगी है ना। तो देखिए जब केंद्रीकरण होगा तो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाएगी। महत्व क्या है इसका, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर बड़े उपनिवेश कहा गया। पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग हुआ है ना, मतलब 1833 में भारत को पहली बार आधिकारिक तौर पर क्या बोला गया कि बड़ा एक उपनिवेश है। साथ में भारत सरकार शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया। तीसरा, केवल प्रशासनिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है ना। उसके बाद है मतलब क्या हो गया, जब अभी तक इसके पहले तक था कि जो प्रशासनिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया था। भारत में अंग्रेज को मुक्त निवास मिल गया है ना। भारत में अब अंग्रेज आसानी से व्यापार कर सकते थे, निवास कर सकते थे। यहाँ पर बताना यह भी जरूरी है कि 1837 अधिनियम में फारसी या मुगल भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया है ना। 1837 के अधिनियम में क्या किया गया, जो फारसी जो है मुगल भाषा जो है उस टाइम तक था उसकी जगह पर अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर बताना जरूरी है 1853 का चार्टर अधिनियम है ना। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है उस टाइम भारत का जो राजा था वो कौन था आपका, उस टाइम भारत का राजा था अलेक्जेंडर विक्टोरिया। 1837 से 1901 तक इन्होंने राजा रहा है ना। तो वहाँ का जो कौन था, अलेक्जेंडर विक्टोरिया, राजा नहीं थे शायद रानी थे है ना। तो समझिए वहाँ का जो साम्राज्य किसके अंडर में था, जो क्राउन का हेड था कौन, अलेक्जेंडर विक्टोरिया था। भारत का गवर्नर जनरल 1853 में कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक भारत के बहुत सारे गवर्नर जनरल में इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानना है ना। 1848 से 1856 तक रहा है ना। ये इसने कब बन कराया था, 1848 से में भारत का गवर्नर जनरल बन कराया और 1856 तक रहा। क्यों भैया 1853 का चार्टर अधिनियम में इम्पोर्टेंस है, तो जानते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार गवर्नर जनरल परिषद बन गया है ना। भारत का गवर्नर जनरल परिषद कौन बन गया, संसदीय व्यवस्था जो था 2 भागों में बांट दिया गया। पहला गवर्नर जनरल परिषद और दूसरा विधान परिषद का गठन है ना। गवर्नर जनरल परिषद में आगे चलकर कार्यपालिका बन गया है ना। तो इसमें विधान परिषद में 12 सदस्य हैं जो आगे चलकर विधायिका बन गया है ना। उसके बाद देखिए छोटी संसद थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए बनाया गया है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे बढ़ाया गया तथा ब्रिटिश क्राउन कभी प्रशासनिक अधिकार अपने हाथों में ले सकता था ना। इसमें क्या कर दिया गया कि 1853 में ये कहा गया, 1853 के चार्टर एक्ट में ये अधिकार था कि कंपनी को अभी भारत पर शासन करने को अधिकार दिया गया है, प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि अगले 20 साल तक कंपनी जो है वो अपने तरीक़ा से शासन करेगा है ना। जैसे कि पहले के 3 चार्टर एक्ट में ये क्लियर कहा गया था कि अगले 20 साल तक कंपनी राज्य करेगा है ना। उसमें
सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। जबकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात को जोड़ दिया गया, 1853 में कहा गया कि कंपनी को आगे प्रशासन चलाने का अधिकार है, लेकिन इससे कभी भी जो ब्रिटिश का क्राउन जो है वहाँ का शासन को अपने हाथ में ले सकता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है 1853 का ये जो था आपका चार्टर एक्ट था जो इम्पोर्टेंस था। आप देखिए इंडियन सिविल सर्विस जो था उसके हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन व आपका है पैट्रोनेज राइट खत्म किया गया है ना, जो पैट्रोनेज राइट्स था वो उसको खत्म कर देगा। अब लिखित परीक्षा का आयोजन हो गया किसके द्वारा, मैकाले का जो सिफारिश समिति 1854 के उसके द्वारा भारतीय हेतु प्रसंविदा जो उच्च सेवा में प्रवेश का रास्ता खोल दिया गया है ना। तो उसके बाद है देखिए आपका पैट्रोनेज राइट्स का मतलब क्या हुआ, जो जान पहचान वाले को नौकरी दिया जाता था ना उसको बंद कर दिया गया। अब देखिए 1853 से 1922 तक यह परीक्षा कहाँ हुई है, जो सिविल सर्विस का जो परीक्षा था इंडियन सिविल सर्विस का वो लंदन में हुई। 1923 से भारत के इलाहाबाद में यह परीक्षा होने लगी। कहाँ पे होने लगी, भारत के इलाहाबाद में है ना। उसके बाद है विधि सदस्य को परिषद का, आज भी देखिए इलाहाबाद है जो खास करके हिंदी भाषा के माध्यम से जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो तैयारी करते हैं है ना, उनके लिए एक गढ़ माना जाता है ना। आगे बात करते हैं इसमें विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण स्थायी सदस्य बनाया गया है ना। उसके बाद है देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अब प्रांत में नए बनाने का अधिकार मिल गया। अब देखिए पंजाब, सिंध, असम, बर्मा सेंट्रल प्रोविंस था। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की संख्या को कम किया गया था, जबकि इसमें 6 लोगों की नियुक्ति सीधे क्राउन के द्वारा किया जाने लगा। किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य शुरू से ही क्राउन चुनता था ना, कौन चुनता था, क्राउन चुनता था। अब देखिए यहाँ पर है भारत शासन एक्ट 1858, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, खूब बढ़िया से पढ़िए। इसी के साथ चैप्टर को समाप्त